ये जो बुजुर्ग अम्मा है वो रो रो के बोलते रह गई उनसे कि बेटा आके मुझे ले जा, नहीं तो मैं यहाँ पे फांसी लटका के मर जाऊँगी। लेकिन उसके पोते ने बोल दिया हमको कोई मतलब नहीं, हमने उसको छोड़ दिया। महिलाएं हैं वो कैसे सड़क पे रहती है, कभी उनके साथ चोरी होता है, कभी उनके साथ शारीरिक शोषण होता है। तो आप देखेंगे कितने कम उम्र की महिलाएं। कल ही हमने पाटन से 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया। तो 2019 में हमने तय किया था कि हम ऐसे लोगों के लिए एक ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। हमारे पास ना पैसे थे, ना हमारे पास कोई रिसोर्स थे। एक माँ के लिए आप समझ सकते कितना बड़ा लम्हा होगा कि वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बेटे का पता जैसे उनको चला वो उठ के बैठ गई। उनके घर वाले, उनके पिताजी आए थे यहाँ पे, और उनके पिताजी यहाँ से एक मुट्ठी मट्टी लेकर गए कि इस धरती को हम नमन करते हैं जिस धरती ने हमारे बेटे को वापस किया। पूरे प्रदेश में एकमात्र सरकारी सेंद्रीय अस्पताल है जो 200 बेडेड है, और प्रदेश कितना बड़ा है। जीवन में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो माइंड बॉडी सोल से होना चाहिए, मतलब दिल दिमाग और तन से होना चाहिए। हम किसी को भी ले जाके छोड़ते नहीं हैं। घर परिवार पता आकर ले जाते हैं, आकर ही लेके जाते हैं। जो भी आएंगे वो खुश भी होते होंगे कि उनके घर वाले उनको मिल गए। 70-30 का आंकड़ा है। 70-30 का आंकड़ा है। मैंने देखा है जो 8,000 रुपये भी कमाता है ना, वो भी हमको 500 रुपये दे के जाता है। वो सबसे बड़ी जो हमारी सफलता है कह लीजिए, वो सबसे बड़ी ताकत जो कह लीजिए वही है। ये भिलाई की जनता की ताकत है। भिलाई की जनता सिर्फ देख रही थी कि कोई एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन मिले जहाँ पे वो मदद करे तो सही तौर पे जाए लोगों के बीच में। अक्सर अगर आपको किसी को परखना हो तो उसको दर्द के समय परखना सबसे ज़्यादा लाजमी और वाजिब होता है। आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि इन पेन हम है ना, फील परमार्थम फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है इसकी कहानी आपको पहुँचाएंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं, जो सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं या एनी हाउ घर से निकल चले जाते हैं, उनकी सुरक्षा ये संस्था करती है। और ये संस्था का प्रेमाइसेस है इस जगह पर लगभग 49 के करीब, 50 के करीब यहाँ पर जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं, और कोई तो ऐसे हैं कि जिनको जानते समझते उनकी जो औलादें हैं वो लाकर सड़कों में छोड़ जाती हैं। तो इस तरह का एक दर्द है। इस दर्द से जुड़ी हुई कहानी और एक जज्बे से जुड़ी हुई कहानी, दोनों को मिलाकर मैं कोशिश करूँगा ये बातें आप तक पहुँचे। तो अंदर चलते हैं और यहाँ के जो संस्थापक हैं, यहाँ के जो संचालक हैं, उनसे बात करेंगे। ये हमारे साथ में एक भाई खड़े हैं और इन्हीं से इनका परिचय पूछेंगे। और ये जो संस्था है उस संस्था के केयर टेकर हैं, उस संस्था को इन्होंने संजो कर रखा हुआ है। पूरी कहानी और यहाँ पर ये क्या क्या करते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के साथ में उनके देखभाल के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी बातें इन्हीं से जानेंगे। भैया अपना परिचय बता लें भाई, और यहाँ पर ये संस्था कब बनी थी, क्या हुआ था, उसके पहले आप लोग क्या करते थे, पूरी बात। नमस्कार, मेरा नाम अमित राज है और मैं फील परमार्थम फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। और हम 2018 से बेसहारा बुजुर्ग और मानसिक रूप से कमज़ोर लोग जो सड़कों पर रहने को मजबूर है, ऐसे लोगों के लिए एक बेहतर जीवन देने के लिए हमने काम शुरू किया था। तो इनिशियली हम सिर्फ ऐसे लोगों के लिए रोज़ रात में एक टाइम रात में हम जो जाके जहाँ भी ऐसे लोग रहते थे, दुर्ग पौरस से लेके नेहरू नगर तक के स्ट्रेच में ऐसे 15 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके रखा था। और रोज़ रात में हम उनके लिए भोजन प्रोवाइड करने का काम करते थे। रोज़ रात में जहाँ भी वो रहते थे वहाँ पर उनके पास जाके उनको भोजन देने का काम करते थे। लेकिन सिर्फ जब रात में, क्योंकि हम जाते थे तो जो रात में जो शहरों की परिस्थितियां होती है कुछ अलग होती है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि भिलाई जैसे शहरों में जो सड़क में महिलाएं मानसिक रूप से अस्थिर अवस्था में घूमती है, उनके साथ शारीरिक शोषण होता है। कैसे एक बुजुर्ग महिला के जो सड़क पे पड़ी होती है, जिसको आँख से नज़र भी नहीं आता है, उसके ब्लाउज़ के अंदर हाथ डाल के सिक्के कोई लड़का लेके चले जाता है। और कई ऐसी सिचुएशन हमने देखी जो आदमी या पुरुष कह लीजिए, बुजुर्ग या फिर महिलाएं जो लावारिस हालत सड़क में रहती हैं, उनकी मृत्यु कैसे होती है, चाहे वो ठंड हो, बारिश हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि 45-47 डिग्री हमारा गर्मी में जो रहता है टेम्परेचर रहता है।
उस हालत में वो सड़क पे रहते हैं। हम अपने घर में कूलर हो, एयर कंडीशनर हो, किसी में भी अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। वो सड़क पे रहते हैं इतनी बुजुर्ग अवस्था में। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो कैसे सड़क पे रहती है, कभी उनके साथ चोरी होता है, कभी उनके साथ शारीरिक शोषण होता है। तो आप देखेंगे कितने कम उम्र की महिलाएं। कल ही हमने पाटन से 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया। जब हम पाटन गए रेस्क्यू करने के लिए तो वहाँ पे जो दुकान के बाहर वो महिला, विक्षिप्त महिला रहती थी, तो दुकान वाली ने बताया कि 1 महीना पहले एक लड़का इसको रात में शारीरिक शोषण करने आता है, दौड़ के उनके दुकान के सामने आके ठकठकाती है। तो जैसी महिला अपना दरवाज़ा खोलती है तो देखती है इसके कपड़े पूरे फटे रहते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि सड़कों की, मैं मानता हूँ पाटन की सड़कें बहुत सुंदर हो चुकी है, लेकिन जो सड़कों का नज़ारा है, जो रात का नज़ारा है, बहुत ही दुविधाजनक आज भी हम देखते हैं कि हम करीबन 2020 से हमने सेंटर चालू किया, क्योंकि 2019 में हमने एक ऐसा पल देखा था जब एक जो बुजुर्ग महिला थी जो पैरालाइज थी और ग्लोब चौक के पास एक शेड में रहती थी और उनको रोज़ खाना देते थे। जब हम रात में खाना देने गए, जनवरी 5 तारीख का दिन था, बारिश गिरी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड था। जब हम उनके पास गए तो उनकी बॉडी पूरी फ्रीज़ हो चुकी थी ठंड के मारे। हम उनको उठाते हैं, तुरंत जिला अस्पताल ले जाते हैं और रात को 3 बजे उनका देहांत हो जाता है। वो जो सिचुएशन था वो हमारे लिए मतलब अंदर पचाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हमने उनको अपने आँखों के सामने ऐसी बुरी स्थिति पे ख़त्म होते हुए देखा था कि उसके बाद हमने 2019 पे तय किया था कि हम ऐसे लोगों के लिए एक ऑप्शन क्रिएट करेंगे जिनको कोई देखने वाला नहीं, ना परिवार है। दाखिल हुआ था और मुझे जब इस संस्था के बारे में जानकारी मिली थी तो मैं मन पे कुछ बहुत सारे सवाल सोच कर आया था कि इनसे बहुत सारे विषयों पे बात करूँगा, लेकिन जो सच्चाई और कड़वी सच्चाई और एक जहालत भरी सच्चाई जो सुनने को मिल रही है कि दैहिक शोषण के लिए लोग इस तरह से, मानसिक विक्षिप्त लोगों को इस तरह से टॉर्चर लेवल की सारी सीमाएं पार कर दे रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि ब्लाउज से पैसे हाथ डालकर निकाल कर भाग जा रहे हैं, किसी को नग्न अवस्था में दौड़ाया जा रहा है। ये सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। सुनने में ये सच्चाई बहुत कड़वी और कान को दर्द पहुंचा रही है और मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन सब बातों की सच्चाई आप तक भी पहुँच रही होगी, तो आपको भी सुनकर समाज के एक ऐसे वर्ग के लिए खासा रोष और खासा गुस्सा आ रहा होगा। आगे की कहानी बताइए। तो 2019 में हमने तय किया था कि हम ऐसे लोगों के लिए एक ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। हमारे पास ना पैसे थे, ना हमारे पास कोई रिसोर्स थे, क्योंकि हम यूथ ही थे, उससे ज़्यादा कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो हमने इनिशियली भिलाई स्टील प्लांट से बात किया कि क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट पे पास कई सारे जो है अनफिट या अबेंडेंड बिल्डिंग्स है जिसका उनके पास कोई उपयोग नहीं है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक हमें बिल्डिंग आप अलॉट कर दीजिए जहाँ हम ऐसे लोगों की सेवा कर सकें और एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। इनिशियली उनका भी तरफ से ना था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। हमारे पास कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं थी, कोई हमारे पास रिसोर्स नहीं था। फिर उसके बाद जब किराए की बात है, उन्होंने कहा पहले इनिशियली कि 50,000 रुपये किराया, हमारे लिए संभव नहीं था। तो फिर मैंने पीएमओ को लेटर लिखा, फिर मैंने विजय बघेल जी से बात किया, क्योंकि विजय बघेल जी सेल बोर्ड के मेंबर हैं, यहाँ के सांसद भी हैं और सेल बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो पीएमओ से भी लेटर भिलाई स्टील प्लांट को आया, साथ ही साथ विजय बघेल जी ने भी सीईओ से बात किया, ईडी से बात किया। कहीं ना कहीं जो भिलाई इस्पात संयंत्र के जो उस समय तत्कालीन ईडी पीएनडे थे के सिंह जी, वो हमसे काफ़ी प्रभावित हुए। 1 घंटा बैठ के हमसे डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने ये अबेंडेंड बिल्डिंग हमें अलॉट किया। ये पूरा खंडर था। उसके बाद हमने लोगों से 100 रुपये कलेक्ट करके पूरे बिल्डिंग को रेनोवेट कराया 2019 से लेके 20 तक। उसके बाद 2020 नवंबर में हमने इस संस्था को चालू किया और इनिशियली हमने 5 लोगों से शुरुआत किया था। आज हमारे आश्रम में 49 लोग अभी आश्रित हैं। 20 लोगों की हमने घर वापसी करा चुके हैं, वो भी अलग अलग राज्य से, चाहे उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो। यहाँ के लोग जो भिलाई के सड़कों में या रायपुर के सड़कों में हमको मिले थे, उनकी घर वापसी हो चुकी है। ये जो लोग जैसे मिलते हैं, जो असहाय रूप में आप उनको देखते हो और उनको अपने घर में एक आसरा देते हो, तो क्या उनमें किस तरह की वैरायटी रहती है? क्या उनके परिजनों ने भी उन्हें छोड़ दिया रहता है? क्या वो घर छोड़कर अपने से ही मानसिक रूप से कमजोरी के कारण घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं तो वो मिल जाते हैं? क्या इस तरह की भी कहानियां हैं कि लोग मानवीयता भूल चुके हैं और अपने लोगों को पागलपन या दिवालियापन कहना चाहिए या मानसिक रूप से कमज़ोर कहना चाहिए, उस कंडीशंस के आने के बाद अपने बुज़ुर्गों का हाथ छोड़ देते हैं जिनको आपको संभालना होता है? ये जितने भी बातें बोल रहे हैं सारे क्राइटेरिया हैं, जितने भी आप क्राइटेरिया बता रहे हैं। एक वैसे लोग हैं जो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, उसके बाद घर से डेली घूमने निकलते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा निकलते हैं कि फिर दोबारा दिखते नहीं हैं। घर वाले एफआईआर भी कराते हैं। दूसरा ये होता है कि घर वाले परेशान हो चुके होते हैं, उसके बाद वो जब निकलते हैं तो उनके लोग मतलब जो घर वाले हैं वो ढूंढने का प्रयास भी नहीं करते। और तीसरा ये क्राइटेरिया हो गया, मान लीजिए वो हमको मिल गए हैं सड़क में ऐसे मानसिक रूप से अस्थिर स्थिति में, और मान लीजिए जैसे अभी का एक केस मैं आपको बताता हूँ। एक बुजुर्ग अम्मा को हमने दुर्ग स्टेशन के पास से रेस्क्यू किया था, जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी।
तो हमने उनको रेस्क्यू करके लाया था, करीबन 5-6 महीना हो गया। और उनका जो लैंग्वेज था, झारखंडिया लैंग्वेज था, वो समझने में हमको काफ़ी दिक्कत हो रहा था। अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत करके हमने समझा, उनका गांव का नाम पता चला, तुकबाड़िया उन्होंने बताया, वहाँ के लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया, वहाँ के मुखिया से बात किया, उनका घर मिल गया। उनका भाई का पता चल गया हमें, उनका पोता के साथ वो रहती थी, पोते के साथ पोता का पता चल गया, सबसे कांटेक्ट किया हमने, पोते से बात कराया। ये जो बुजुर्ग अम्मा है वो रो रो के बोलते रह गई उनसे कि बेटा आके मुझे ले जा, नहीं तो मैं यहाँ पे फांसी लटका के मर जाऊँगी। लेकिन उसके पोते ने बोल दिया हमको कोई मतलब नहीं, हमने उसको छोड़ दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं। फिर उनकी बेटी से मैंने बात किया कि पोता ऐसे ऐसे बोल रहा है, कम से कम आप आके ले जाइए करके, आपके अंदर थोड़ी भी मानवीयता है तो आप आके ले जाइए करके। तो उनकी बेटी ने भी कह दिया कि हम इतने दूर कैसे आ जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हम डेली कमाते डेली खाते हैं। मैंने कहा आपका आने जाने का जितने भी लोग आप आएंगे, आने जाने का टिकट हमारी संस्था आपको करा के देगी, लेकिन आप आके इनको ले जाइए, क्योंकि ये इतनी पीड़ा में है जो कह रही है कि मैं फांसी लगा लूँगी अगर आप मुझे लेकर नहीं। तो उसके बाद भी वो तैयार नहीं हुए। और वो बेचारी बुजुर्ग महिला कई दिन 5-6 दिन रोती रह गई कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे घर जाना है। घर वाले नहीं आए। अब वो बेचारी शांति से रह रही है अपनी उम्मीद हार के। तो ये सारी स्थितियां हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं 30-35 साल से किसी मानसिक रूप से कमज़ोर। मेरे पास अभी ऐसे कॉल्स आते हैं जो परिवार वाले होते हैं, वो कहीं छोड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को। 30-35 कहते हैं 30-35 साल हो गया, हम इलाज करा रहे हैं, परेशान हो गए, अब हम इनको कहीं भी छोड़ना चाहते, हमारे परिवार ने तय कर लिया कि हमको कहीं ना कहीं छोड़ना है। तो लोग परेशान होकर भी छोड़ना चाहते हैं और उनके लिए एक ऑप्शन देखिए, आप पूरे प्रदेश में एकमात्र सरकारी केंद्रीय अस्पताल है जो 200 बेडेड है। और प्रदेश कितना बड़ा है, कितने मानसिक, और 2018 का साइकेट्रिक सोसाइटी का सर्वे कहता है कि 32,000 करीबन ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में जो लावारिस हालत में सड़कों पे हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हालत में, और मात्र 200 बेडेड का हॉस्पिटल है। वहाँ इलाज करने किसी को भेजा भी जाता है तो भेजने के जैसे ही भेजते हैं वो लोग 15 दिन 20 दिन रखते हैं और इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मानसिक रूप से ठीक है। यहाँ की सेवाओं के लिए एक ये बहुत जो कहानियाँ आप बताते जा रही हैं, जो कहानी तो नहीं कहूँगा, कड़वी सच्चाई है जो आप बता रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई सुनने के बाद तो बहुत सारे सवाल, मैं चाहता हूँ कि मेरे सवाल कम हो जाएं, आप बोलते रहें। मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि यहाँ इनके केयर में बहुत देख रेख करनी होती होगी। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त है उसको समझने के लिए, उसके हिसाब से ढलने के लिए अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना, उनके खाने का प्रबंध करना, उनके लिए डेली उनको नहलाना धुलाना, दवाओं का प्रबंध करना, अस्पताल या डॉक्टर की व्यवस्था करना, लाना ले जाना करना, कहीं घुमाने के लिए या फिर कुछ एन्जॉयमेंट के लिए, जैसे अंदर म्यूज़िक चल रहा है, तो ये सारी व्यवस्थाओं को संजोने के लिए काफ़ी मेहनत लगती होगी। और मेरे ख्याल से पूरा दिन और पूरी रात आप इस जगह की तपस्या कर रहे हैं। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं अभी, चाहे एम्बुलेंस देख रहे हैं, म्यूज़िक देख रहे हैं, शेल्टर देख रहे हैं, ये सब दिन एक बार में नहीं हुआ है। ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ हुए हैं। 2020 से लेकर 2023 तक का ये सफ़र है कि जिसमें हमने धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास किया। पहले हम बाइक में रेस्क्यू करते थे, कभी किसी की गाड़ी मांग के रेस्क्यू करते थे, फिर अभी SBI ने हमें सहयोग किया तो फिर हमारा ये अभी एम्बुलेंस आया है। अभी एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास एक अलग से रूम है जहाँ पे हम ऐसे लोगों के लिए कैरम से लेकर हर चीज़ व्यवस्था करके रखें हैं, टीवी की व्यवस्था करके रखें हैं। हम बीच बीच में लोगों को घुमाने लेके जाते हैं, चाहे गणेश पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, इस पे घुमाने लेके जाते हैं। फिर अभी बीच में मैत्री गार्डन लेकर गए थे, अभी मूवी दिखाने का प्लान चल रहा है तो मूवी दिखाने ले जाते हैं। तो हम इनके लिए कैसे चीज़ें को बेहतर किया जाए, इसमें हम निरंतर लगे रहते हैं। और अभी हम ट्रीटमेंट, पहले हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते थे ट्रीटमेंट, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता था। अभी हम प्राइवेट ट्रीटमेंट कराते हैं। जिसका भी एडमिट कराते हैं, चंदूलाल हॉस्पिटल से बात हुआ है तो 20% हमको लेस करते हैं जो भी बिल होता है। तो जो भी डोनेशन का मतलब जो भी खर्चा होता है, हम लोगों से सहयोग की अपील करते हैं। कोई 500, कोई 1000 ऐसे करके हमको सहयोग करता है। हमने 50-60 हज़ार का ऑपरेशन कराया लोगों के लिए। अभी बीच में 1 महीने पहले की बात है, पूरी उनकी बॉडी जो है हाइपोक्सिया हो गया था, पूरी बॉडी ठंडा पड़ गया था, ऑक्सीजन भी दिखाना बंद कर दिया था। हम तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, वो करीबन 1 हफ्ता वेंटिलेटर पे थे और उसके बाद वो वापस लेके आए, अभी वो ठीक है। तो अभी हम इस लेवल पे भी मेहनत कर रहे हैं। जो एक समाज का एक बोलना चाहिए धड़ा है, वो जो समाज सेवा की बात कहता है, बहुत सारे NGOs चला रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवी चेहरे के तौर पे आगे आना चाहते हैं, और कई तो करते भी हैं एक्चुअल में, और कई लोग खाली पेपर वर्क में रहते हैं समाज सेवा के नाम पे। तो क्या ऐसे संख्या बल है जो आपकी मदद के लिए पर्याप्त होता है, या आपको लगता है कि और भी लोगों को आगे आना चाहिए, जो लोग पेपर वर्क में अपने आप को समाज सेवी बताते हैं और पीछे से कुछ और रहते हैं? मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि फ्लैक्स, मीडिया, ये सब से हट के अगर समाज सेवा ग्राउंड पे बहुत ज़रूरी है। अभी हम यहाँ 24 घंटा भी देते तो कम पड़ता है। हमें नहीं पता कि रात में कब इनकी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कब इनकी इसलिए सेवा की ज़रूरत पड़ जाए, हमें नहीं मालूम है।
तो वैसे ही यहाँ पे जितना समाज के लिए जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि जो समस्या है अलग अलग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ग्राउंड लेवल पे काम करना हमें थोड़ा सा प्रिफरेबली, जितने भी समाज सेवी लोग हैं उनको मुझे लगता है ऐसा कि ग्राउंड पे अपना समय देना और काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आपसे और भी बातें हों और ये बताएंगे कि अब इस स्टेज में आने के बाद आपको क्या लगता है। आप एक समय के बाद हर इंसान में एक थकावट सी आ जाती है। आप जाहिर सी बात है, मैं आपकी थकान को भी समझ पा रहा हूँ, हालांकि आप एनर्जेटिक और आपकी संस्था एनर्जेटिक लोग हैं आप लोग, लेकिन एक समय के बाद में एक थकान सी आ जाती है। और थकान देखिए घर वालों को आ जाती है और घर वालों ने छोड़ रखा हुआ है और इस तरह से आपकी मिन्नतें के बाद में घर वाले नहीं सुनते। एक समय के बाद जो पराये व्यक्ति उसके बाद भी एक थकान सी आ जाती है, बोलते हैं कि यार मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्या मिलेगा ये सब करके। तो आपको अंदर से और आपके लोगों को क्या अंदर से ऐसा क्या सुकून मिलता है जो लोगों को समझ में आए कि वाकई में जो निस्वार्थ भाव से सेवा होती है वो इस तरह से होनी चाहिए। देखिए, मैंने अपने टीम के साथ भी यही कहता हूँ कि जीवन में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो माइंड बॉडी सोल से होना चाहिए, मतलब दिल दिमाग और तन से होना चाहिए। और ऐसा कोई हमें काम नहीं करना चाहिए अपने जीवन में जो आपको शायद ईगो को सेटिस्फाई करे, शायद आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। ये सब चीज़ें ना देख करके हमें एक ऐसा जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम सबसे बेहतर हैं और जिसके करने से हमें जो इनर सोल है, जो आपकी अंतरात्मा है, उसको सेटिस्फैक्शन मिले। और उस चीज़ जब दर्पण के आगे खड़े हों तो अपना चेहरा देख के शर्म ना आए। जी बिल्कुल, और ऐसा काम करें जिससे आपको अंतरात्मा को लगे कि हाँ, मैंने इस चीज़ के लिए मैं बना हूँ और इस चीज़ को मैं करता हूँ। तो जैसे आपने थकान की बात की ना, हम लोग अंदर से पैशनेट है इस चीज़ के लिए और हम हर दिन ये तय करते हैं कि और क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो संख्या है, हम जो स्ट्रीट से रेस्क्यू करने की संख्या है वो आज डेट में इतनी बड़ी है। हम इतने 49 लोगों को दिन रात सेवा कर पा रहे हैं। मैन पावर की कमी है, कोई ऐसे जगह काम नहीं करना चाहता। हम अभी एक जितने लोग ऐसे, आंकड़ा कितना होगा जिनको घर पहुंचाया और उन्होंने वापसी उनकी स्वीकारी है, ऐसा भी कोई आंकड़ा होगा जिनको? 20 लोगों का जो मैंने कहा, ये 20 लोगों का जो है, हम किसी को भी ले जाके छोड़ते नहीं हैं। घर परिवार पता आकर ले जाते हैं, आकर ही लेके जाते हैं। जो भी आएंगे वो खुश भी होते होंगे कि उनके घर वाले उनको मिल गए। 70-30 का आंकड़ा है। 70-30 का आंकड़ा है। ये चौंकाने वाली फीसदी बता रहे हो आप। 70-30 का आंकड़ा, हर कोई खुश नहीं होता। देखिए, हम क्या करते हैं ना, फ़ोटो वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं। जैसे हमको पता चल गया कि पाटन का व्यक्ति है, हम पाटन में पूरा वीडियो फ़ोटो फैला देंगे। अब जो है कि गांव का एक प्रेशर रहता है कि भाई तुम्हारा भाई वहाँ पे है, तुम लेके जाओ। ठीक बात है। ये एक प्रेशर क्रिएट हुआ उनको। ठीक बात है। तो ये जो 30% वाले लोग हैं, ये प्रेशर के सारण भी लेके जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल जो आपके घर से या इस जगह से एक्चुअल जो किसी अपनी माँ को देखकर दौड़ पड़ता होगा और आकर गले लग जाता होगा या पिता को देखकर गले लग जाता होगा, वैसे मेरे ख्याल से जो जिस टाइप से आप आंकड़े बता रहे हो, मेरे ख्याल से 5-1% होंगे। जी बिल्कुल, वैसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल आपने सही बात कहा कि वो जो प्यार, वो जो भावना है बहुत कम लोगों के अंदर होती है। लेकिन हमने कई सिचुएशन पे देखा है कि ये चीज़ें रहती हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश का लड़का था, मात्र 20 साल का लड़का था और न्यूड घूम रहा था यहाँ पे, पूरा नंगा, मानसिक रूप से अस्थिर। उसकी माँ पैरालाइज होके बेड पे पड़ी हुई थी। जैसे उसकी माँ को पता चला कि उनका बेटा, क्योंकि वो उम्मीद हार चुके थे, कोई अता पता नहीं था पिछले 1-1.5 सालों से उनका। जैसे ही पता चला कि बेटा मिल गया है, वीडियो कॉल में बात की, उसकी माँ उठ के बैठ गई। सिर्फ जो एक माँ के लिए आप समझ सकते कितना बड़ा लम्हा होगा कि वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बेटे का पता जैसे उनको चला, वो उठ के बैठ गई। उनके घर वाले, उनके पिताजी आए थे यहाँ पे और उनके पिताजी यहाँ से एक मुट्ठी मट्टी लेकर गए कि इस धरती को हम नमन करते हैं जिस धरती ने हमारे बेटे को वापस किया। तो ये भावनाएं भी रहती हैं साथ में। तो ऐसे कम लोग रहते हैं, लेकिन वो आप समझ सकते हैं वो रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आपकी तपस्या को देख के तो मेरा भी दिल, मैं बहुत कम लोगों को अपने गले लगाता हूँ, लेकिन आपको लगाना चाहता हूँ। ये हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं और इनकी संस्था भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने सारी तकलीफ़ें, सारे दर्द और सारे फ़लसफ़े को सुना और जाहिर सी बात है कि आज एक समाज का परिष्कृत चेहरा है और जो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी कर रहे हैं, लेकिन समाज में इस तरह से जो अंदरूनी सच्चाई है, वो कलह, अशांति और आज भी सामाजिक परिवेश से दूरी की एक जो डिस्टेंस बना लिया लोगों ने, अपनी भावनाओं के, अपने रिश्तों में एक जो दूरियां बना ली हैं, उन रिश्तों की भी एक कड़वाहट, समाज में जो बाहर जिस तरह से लोग जो मजबूर पड़े हैं उनका फ़ायदा किस तरह से आज भी उठाया जा रहा है, ये चीज़ें छन कर आती नहीं हैं। हमने कोशिश की कि तमाम पहलुओं पे, तमाम मसलों पे बात की जाए और इन जैसी संस्थाओं को आप लोग भी सपोर्ट करें। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं और इनके जो प्रयास हैं वो आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस किस तरह से सेवाएं करते हैं, किस किस तरह से यहाँ पर लोगों को रखा जाता है, किस किस तरह से दिनों रात की तपस्या के साथ ये आगे चल रहे हैं। सरकार इनकी मदद करे, यही हमारी अपेक्षा है और यही अपेक्षा ठीक है।
जी बिल्कुल, हम सरकार से दूरी होकर थोड़ा काम करते हैं और गवर्नमेंट और प्रोसीजर से दूर होकर इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। तो हमने देखा है कोई कि नेता अगर कुछ दे जाएगा तो फिर वो आकर बोलेगा कि हमारी आप साथ में फ़ोटो भी खिंचवाते रहे करो साथ साथ। ऐसे बहुत कम होते हैं कि नेता हमको पहले से कोई प्रपोजल करता है, ऐसा बहुत कम होता है। हमने देखा है जो सामान्य इंसान है, मैंने देखा है जो 8,000 रुपये भी कमाता है ना, वो भी हमको 500 रुपये दे के जाता है। वो सबसे बड़ी जो हमारी सफलता है कह लीजिए, सबसे बड़ी ताकत जो कह लीजिए वही है। हम लोगों से 8 रुपये मांगते हैं कि आप 1 घंटे के लिए सेवा के लिए एक व्यक्ति के लिए 8 रुपये बस दीजिए। ऐसे कई लोग हैं जो 8 रुपये का सहयोग करते हैं, भले वो दिन में 300 रुपये क्यों नहीं कमाते। वो जो दिल से जो किसी के लिए सहयोग निकलता है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। आप इतने पूरे आप स्ट्रक्चर पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर पे 1 रुपये भी एक नेता का नहीं लगा है। अच्छा, 1 रुपये भी, ये पूरा लोगों के सहयोग से। SBI कॉर्पोरेट सपोर्ट है जो CSR के अंतर्गत हमें मिला है, और अब खिड़की से लेके दरवाजे से लेके बिस्तर तक 1 भी रुपये सरकारी नहीं है, सब आम लोगों ने मिलकर, सिर्फ आम लोगों ने। ये भिलाई की जनता की ताकत है। भिलाई की जनता सिर्फ देख रही थी कि कोई एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन मिले जहाँ पे वो मदद करे तो सही तौर पे जाए लोगों के बीच में। तो हमारी बातचीत से आपको बहुत सारे फ़लसफ़े, बहुत सारी सच्ची और कड़वी कहानियों से राब्ता हमने कराने की कोशिश की, और हम चाहते हैं कि ऐसी संस्थाओं के ऐसे जो जज्बेधारी लोग हैं, ऐसे जो युवा हैं, उनकी मदद को आप भी आगे आएँ। और जाहिर सी बात है कि समाज में अगर एक पहलू बहुत बुरा है, बहुत कड़वा है, तो इस तरह का भी एक मानवीय पहलू है, मानवीय चेहरा है। और इन्हीं मानवीय चेहरों और इन्हीं मानवीय कर्तव्यों के कारण आज कई लोग हैं जिनके चेहरों पे मुस्कान है। तो ये आप प्रगति करें, आपकी बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। और आप लोग भी समाज में, जैसे इन्होंने कहा कि भिलाइयंस ने बहुत पावर दिखाया इसको बनाने में, इसको स्ट्रक्चर्ड वे पे अच्छा करने में, एम्बुलेंस भी दी है और सारी सुविधाओं के लिए इनको मदद कर रहे हैं। नेताओं से ये मदद नहीं लेते हैं या मिलती भी नहीं है। तो आपके सहयोग के लिए हम भी अपेक्षा करते हैं कि इस संस्था को सहयोग करें, ताकि कोई किसी के आंसू को पोंछने में आप सामने से ना होकर पीछे से कम एक हिडन या छुपे हुए मददगार के तौर पे आप एक पुण्य कमा सकें। बोरा माजर गेगा मुरमई के कमाई, बोरा माजर के नहीं दिखे भाई बहनी, नहीं दिखे संगवारी, नहीं दिखे दोस्ती यार, नहीं भेटा भेटो, बोरा माजर गेगा मोरे मायके के कमाई, बोरा माँ। ये कौन लिखा है? आप लिखे हैं कविता है? ये गाना आप लिखे हो? नहीं। ये कैसे याद है आपको? हमको याद है। बोरा में जल गया सब? हाँ। क्या क्या जल गया आपका? उड़द के बोरा में। उड़द जानते हो? नहीं। फल होता है खेत में जी। है जी। वो नाच में आता है। अच्छा, ये गाना। आपके बच्चे कहाँ हैं? नहीं। नहीं है? मर गया। नहीं है, अब दुनिया में नहीं है? है, एक है ओ इधर नांदगांव के मुड़ी पार है ना, वही करा बघेरा, बन बघेरा। बन बघेरा? हाँ हाँ। वही रहते। आप यहाँ कब से आए हो? ये 10 महीना हो रहा है। 10 महीना हो गया? हाँ। अच्छे से ख्याल रखते हैं यहाँ पर आपका? हाँ। क्या क्या खाते हो? खाने में क्या क्या खाते हो आप? क्या पसंद है आपको? सब खाते हैं, दाल भात रोटी खीर पापड़ भाजी सब खाते। यहाँ पर कैसे आए थे आप? हम यहाँ पर ब्रुग में बूट पालिश करते थे। आप बूट पालिश करते थे? क्यों करते थे माँ जी? गांव में गाड़ी में बूट पालिश करते। सोया था रात में, आके इन लोग उठा के डाल दिया। अच्छा, तो बूट पालिश से आपका घर चलता था, उसी से कमाते थे? अभी यहाँ आराम है आपको? है, यहाँ भी है आराम, वहाँ भी का रोड में बैठे अपन गावत है गाना, अपन बूट पालिश करत है,
कोई मांगने वाला है कि कोई 100-200 दे देता, कोई 5 रुपया दे देता, सब था। कोई और गाना सुना पाएंगी? और का गाना जो आप लाते, है? जो आप लाते गाना नहीं आए। तो एक दर्द में छुपी हुई कहानी। और देखिए, आप कहते हैं कि मानसिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन गाना इन्हें पूरी तरह से याद है और इनकी पुरानी जो दर्द और पीड़ा के दिन है वो भी याद है इन्हें। बूट पॉलिश ये करती थी। माँ जी, आपका नाम नहीं पूछ पाया हूँ, क्या नाम है आपका? असली नाम हमारे बचपन में बुधियारिन बोलते था। हम ना होशियार हो गए, दिल्ली चले गए, वहाँ लिखा है कमलाबाई। अच्छा। तो दुनिया में हो गए कमला तो हमला। कमला तो हमला। ये देखिए, इस तरह की खुशियों को संजो कर रखा हुआ है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।